डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। पिछले टर्म पर हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में पढ़ा और यूनिट्स के साथ साथ आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा जिनको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कहते हैं। दोनों की ज़रूरत होती हमको मेज़रमेंट करने में। फिर हमने एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ा। आपको बताया गया कि कितने एसआई सिस्टम्स हैं, एसआई सिस्टम में कितनी क्वांटिटीज़ कंसीडर की गई हैं, एसआई सिस्टम में कितनी क्वांटिटीज़ कंसीडर की गई हैं, तो आपको बताया, उसमें क्वांटिटीज़ के नाम बताए। उसके बाद आपको डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बताया गया। फिर आपको बताया गया कि मेज़रमेंट के लिए हमको बहुत लार्ज डिस्टेंस मेज़र करनी है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस मेज़र करनी है। उसकी यूनिट्स के बारे में बताया गया, सब मतलब बताया गया कि और कैसे स्मॉल डिस्टेंसेस मेज़र करना है, तो कौन कौन सी स्मॉल यूनिट्स हैं, कौन कौन सी लार्ज यूनिट्स हैं। लेकिन अब अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए हमको यहाँ से लेकर मून तक की डिस्टेंस मेज़र करनी है, अगर हमको यहाँ से लेकर सन तक की डिस्टेंस मेज़र करनी है, तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे इतनी दूरियों को, इतनी लंबी दूरियों को कैसे मेज़र करें। आपको पता है आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग डिस्टेंसेस को मेज़र कर लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग वैसे इन डिस्टेंसेस को मेज़र कैसे किया गया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कि अगर हम सोचें कि यहाँ से लेकर मून तक, मतलब कोई ऐसी तो स्ट्रिप नहीं थी हमारे पास, कोई इतनी बड़ी मीटर स्केल तो थी नहीं कि हम एक स्केल को यहाँ पर रखते अर्थ पर और एक लोग को कहते कि आप चले जाइए कहाँ पर, आप चले जाइए मून पर और आप इस डिस्टेंस को क्या कर लीजिए, मेज़र कर लीजिए। तो ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अ नॉट अ वेरी इजी टास्क। तो हाउ we measure the distance between earth and moon, between earth and sun and between earth and any other planet? क्यों? क्योंकि अगर हमको दो ऑब्जेक्ट्स या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस नहीं पता है, तो जो हम लोग यहाँ से कुछ भी हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहीं भी भेज रहे हैं, चाहे वो अर्थ से मून पर भेज रहे हो, चाहे वो मार्स पर भेज रहे हो, कहीं भी भेज रहे हो, लेकिन जब तक कि हमारी डिस्टेंस वहाँ तक हमको डिस्टेंस नहीं पता है, एक्यूरेट डिस्टेंस, क्योंकि अगर भेजने में 1 सेकंड का भी, पहुँचने में 1 सेकंड का भी अगर टाइम लैगिंग होती है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में जनरेट हो जाती है। हमारे साइंटिस्ट बहुत ही ध्यान देते हैं कि कैसे टू ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस को क्लियरली मेजर किया जाए। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमको बहुत लार्ज डिस्टेंस मेजर करना हो तो ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट मेथड है, वो बेस्ट मेथड क्या है कि हम लोग एंगल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एंगल का यूज करते हैं। आपको पता है कि आपको फिजिक्स में भी आगे पढ़ना पड़ेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे बहुत क्लोज है तो वो हमारी आंख पर एक एंगल बनाता है, विजुअल एंगल जिसे कहते हैं। हम लोग इसको आगे चलकर ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन वही ऑब्जेक्ट जब हमसे बहुत दूर होता चला जाए तो वो एंगल हमारी आंख पर क्या होता है, छोटा बनता है। वास्तव में देखिए कि मून कितना बड़ा है, कितने बड़े साइज का है, लेकिन क्या वो जो हमको इतनी दूर से दिखाई देता है वो अपनी ओरिजिनल साइज का दिखाई देता है? नहीं। तो अगर वो हमसे बहुत दूर है तो उसका साइज हमारी आंख पर छोटा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा दूर है। वास्तव में उसका एक्यूरेट साइज अलग है, लेकिन डिस्टेंस दूर होने के कारण वो हमें छोटा दिखाई देता है। तो आज का लेक्चर हम इसी पर रखेंगे और कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है। कुछ टॉपिक्स जो हैं जो आप 11th में पढ़े हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। टॉपिक क्या है आपने मैथ में पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपने देखा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ध्यान से देखिएगा, लिखा है यहां डिफाइन, द एंगल मेड बाय टेलीस्कोप विद द प्लेन ऑफ होरिजन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए। ये एक स्टार है जिसको आप देख रहे हैं, ये हमारी अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। और ये है प्लेन ऑफ होरिजन। क्या है? ये हमारी ये प्लेन ऑफ होरिजन, ये लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ
हॉरिजन। आप क्या है यहाँ इस लाइन से इस स्टार S1 को देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस स्टार S1 को देख रहे हैं, तो ये स्टार S1 जो है वो इससे एंगल θ1 बना रहा है। इसी θ1 एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम इसी स्टार S2 को देखें तब टेलीस्कोप से स्टार S2 को देखें तो ये हमारा जो एंगल है ये बनाता है, यहाँ से प्लेन ऑफ ओरिजिन से एंगल बनाता है θ2। तो ये एंगल जो है ये इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक जो आपको देखना है वो है एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस आप जानते हैं। एंगुलर डिस्टेंस क्या है? अगर ये दो स्टार्स हैं S1 और S2 और इन दोनों के बीच का एंगल ये जो थीटा है, ये थीटा एंगल हमको कब मिलेगा? देखिए अगर ये वाला एंगल θ2 और ये वाला एंगल θ1, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, थीटा इज इक्वल टू क्या कर दें θ2 माइनस θ1। क्लियर हो रहा है? ये एंगल हमारा θ2 है और ये एंगल हमारा θ1 है। तो ये जो एंगल हमको थीटा मिलेगा, ये जो θ2 माइनस θ1 है, ये जो एंगल हमको मिलेगा वो इन दोनों प्लैनेट, ये दोनों स्टार्स जो हैं इनके बीच का एंगल है। तो देखो द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टू स्टार्स, ठीक है, इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो दोनों स्टार्स जो एंगल बना रहे हैं, इन दोनों स्टार्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसको नोट भी कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। अब इसका एप्लीकेशन, इनका यूज करके कैसे हम लोग क्या 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 कर सकते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है, देखिए इसका यूज करके हम लोग डायमीटर ऑफ मून पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस सेटअप को देखिए, ये मून है हमारा, क्या है मून, और इस मून का डायमीटर ये d है और इसके दोनों जो कॉर्नर्स हैं वो अर्थ पर जो हमारा ये थीटा है, अभी आपने पढ़ा एंगुलर डिस्टेंस कितना मेजर कर रहे हैं? थीटा। ये थीटा मेजर करना आसान भी है कठिन भी है। आप आसानी से, आजकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनसे हम आसानी से इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये थीटा क्या है? एंगुलर डिस्टेंस। और ये ओ क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां अर्थ पर आप खड़े हुए हैं। ये हमारी क्या है? अर्थ। जिस अर्थ पर आप खड़े हुए हैं उस अर्थ पर ये ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट है। तो डायमीटर ऑफ द मून हमको मेजर करना। एस क्या है? मीन डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ये एस यहां से लेकर, ये देखिए ये ओ बी या आप ओ ए की बात करें तो ये क्या है? ये डिस्टेंस एस है। तो हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला लगा सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हमारा जो है लगभग ये ए बी है, जो किसके इक्वल है? ए डी। आप कहेंगे कि ये जो है आर्क जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये लार्ज डिस्टेंस है, तो इसलिए बहुत लार्ज डिस्टेंस होगी अगर किसी उसका पाथ का, तो उसका एक छोटा सा पार्ट हम इसको लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ये ए बी हमारा डी के इक्वल होगा, डी अपॉन रेडियस। ये मीन डिस्टेंस को हम लोग यस ले लिए। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से d इज इक्वल टू यस थीटा आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको मून का क्या निकालना है? डायमीटर। अगर आपको मून का डायमीटर निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? s निकालना पड़ेगा। मतलब आपको मून से अर्थ तक की मीन डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। ये s निकालना भी काफी कॉम्प्लिकेशन में है। मतलब जब तक आपको यस नहीं पता होगा तब तक आप इस डी को नहीं निकाल सकते। और ये जो एंगल है हमारा, ये ऑलवेज इन रेडियन में यूज होगा। आपको पता है, हम आपको पढ़ाएंगे भी कि आपको पता है डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ठीक है ना? तो इससे हम लोग कन्वर्जन करना सीखेंगे धीरे धीरे, अभी आपको आगे के क्वेश्चंस में आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या है इसको हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पैरेलैक्स मेथड हम कैसे समझ सकते हैं। हम अपने आंख के सामने एक पेन को होल्ड करते हैं, ऐसे एक पेन को होल्ड करिए। एक बार आप अपनी लेफ्ट आई को बंद करिए और एक बार आप अपनी राइट आई को बंद करिए। एक बार लेफ्ट आई को बंद करिए, एक बार राइट आई को बंद करिए। तो आप देखेंगे कि जो बैग आपके रिस्पेक्ट में इसकी पेन की पोजीशन थोड़ा सा देखिए इधर उधर होती है, तो उसी के बीच के हम लोग एंगल को मेजर करके आप
क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपके दोनों आई के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बेसिस मानते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी पेन है, इसको देखिए, व्हेन वी होल्ड एन ऑब्जेक्ट पी, एक ऑब्जेक्ट पी है जिसको हमने पकड़ा हुआ है इन फ्रंट ऑफ अस, जो हमारे आंख के सामने है, एंड लुक एट इट बाई क्लोजिंग द राइट एंड लेफ्ट आई अल्टरनेटिवली। तो हम एक पेन पकड़ लें और उस पेन को अपने लेफ्ट और राइट आई से क्लोज करके बार बार उसको देखें, तो क्या करा है, वी नोट दैट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होती है, चेंज होती है। दिस इज नोन एज पैरेलैक्स मेथड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स मेथड। तो ये ऑब्जेक्ट पॉइंट P है, ये A और B दो ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट हैं जिनके बीच की डिस्टेंस B है। इस B को बोलते हैं बेसिस, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट। ठीक, एक बार लेफ्ट आई से देख रहे हैं, एक बार राइट आई, तो उनके बीच की डिस्टेंस। और यस हमारा क्या है, ये सर्कुलर आर्क है। तो सर्कुलर आर्क ऑफ द रेडियस S है। तो फिर वही से मेथड हम लोग लगा देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू AB अपान S, थीटा इज इक्वल टू AB अपान S। तो यहाँ से S की वैल्यू आप निकाल सकते हैं B अपान थीटा। तो B जो है दो ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस है, दो ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस है। तो अगर आप इनको मेजर कर लें, आपको ये पता हो, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यस को निकाल सकते हैं। यस हमारा क्या है, सर्कुलर आर्क ऑफ द रेडियस, रेडियस सर्कुलर ऑफ द रेडियस। तो यस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी अपान थीटा, मतलब वही एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, थीटा इज इक्वल टू AB अपान एस। तो इज इक्वल टू B अपान यस। AB की वैल्यू कितने, किसके इक्वल है, B के, और यस तो यस है ही। तो यहाँ S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपान थीटा। तो यहाँ S की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा चल रहा था पॉइंट कि जो हमारा S है वो S निकालना कठिन है, और आपको बताया गया था कि S कहाँ है, ये मीन डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की अर्थ से। तो यहाँ पर एक प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम S को निकालते हैं। इस S को निकालना बहुत, मैंने कहा था कि बहुत आसान नहीं है, कैलकुलेशन से ही निकाला गया है। ध्यान से देखिएगा कि ये हमारी अर्थ है, क्या है, अर्थ, और ये अर्थ पर दो पॉइंट जनरेट किए गए हैं A और B। ठीक है, ये दो पॉइंट्स A और B कैसे जनरेट किए गए हैं, मान लीजिए कि आप B पॉइंट्स पर खड़े हैं, चूंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो B पॉइंट्स पर अगर आप खड़े हैं, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, ये B पॉइंट्स हैं, तो आपने एंगल θ1 निकाला होगा, याद करिए, चूंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो अर्थ अगर रिवॉल्व कर रही है तो अगर आप t सेकंड बाद देखेंगे तो आप अपनी जगह पर नहीं खड़े हैं। वास्तव में देखिए, अगर रिवॉल्व कर रही है तो फिर अगर आप एंगल चेंज कर, अगर अब एंगल मेजर करेंगे उस पॉइंट का, तो एंगल में कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या हो सकता है आप ये भी कर लें कि अगर आप जो है कहीं पर खड़े हैं, थोड़ी देर बाद कुछ दूर चले जाइए और फिर वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करिए, ये भी कर सकते हैं। या आप अपनी जगह पर खड़े रहिए और आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद आप फिर से उस एंगल को मेजर करेंगे। तो वास्तव में अगर आप मून के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो आप अपनी पोजीशन को क्या कर चुके हैं, चेंज कर चुके हैं। या किसी और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो बाहर का है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन को क्या कर चुके हैं, चेंज कर चुके हैं। तो ये B और A पॉइंट ऐसे दो हैं जिनको आप डिफरेंट लोकेशन पर अर्थ पर हैं, और ये दोनों पॉइंट्स ये अर्थ का सेंटर है। ये अर्थ के सेंटर से एंगल कितना बना रहे हैं, अल्फा, और ये C और B है, ये जो CB है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये हमारा एंगल थीटा है जो अभी आपने पैरेलैक्स मेथड में देखा था। इन दोनों से आप एंगल, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के एंगल हमारा क्या है, थीटा। ये P पॉइंट्स कोई बाहर का पॉइंट है, तो ये हमारी डिस्टेंस यस है। तो ये डिस्टेंस हमको S मेजर करना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर हम देखें यूजिंग रोटेशन ऑफ अर्थ, मैंने अभी बताया था अर्थ रोटेट कर रही है, उस कॉन्सेप्ट को देखना है। अबाउट इट्स एक्सिस वी कैन जनरेट 2 पॉइंट्स A एंड B। अब देखिए यहाँ पर आप फिर से लिख सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। ये देखिए अल्फा इज इक्वल टू B/R, ठीक, जहाँ R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B इज इक्वल टू R अल्फा मिल जाएगा, ये B, ठीक है ना। ये दो पॉइंट्स क्या हैं, आप इसको निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पर समस्या है कि अल्फा कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमको पता है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे की क्लास का है, लेकिन हो सकता है आप समझाने पर समझ जाएं। टाइम टी इंटरवल बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन। देखिए मैंने बताया था ना कि हो सकता है ए और बी ऐसे दो पॉइंट्स हैं, जैसे आप ए पॉइंट से आपने ऑब्जर्वेशन लिया या बी पॉइंट से आपने ऑब्जर्वेशन लिया, अब आप 10 सेकंड रुक गए, 20 सेकंड रुक गए, आधा घंटा रुक गए, तो आधे घंटे बाद फिर आपने ऑब्जर्वेशन लिया, तो आपको ये टी तो मिल ही जाएगा कि आपने 20 सेकंड बाद 25 सेकंड बाद ऑब्जर्वेशन किया है। तो देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? जैसे आप वेलोसिटी जानते हो क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो 2π/t है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। जैसे अगर हम देखें तो अर्थ कैपिटल टी, ये कैपिटल टी हमारा 24 घंटा है, कैपिटल टी टाइम में कितना एंगल घूमती है बताइए। तो अर्थ को हम लोग क्या मान सकते हैं, स्फीयर। तो स्फीयर में 24 घंटे में एक पूरा टन ले लेती है, पूरा टन का मतलब 2π रेडियन घूमती है कि नहीं, मतलब 180 इंटू 2π रेडियन क्या हो गए, घूम गई। तो टी टाइम इंटरवल में 2π रेडियन घूमती है, तो वन टाइम इंटरवल में क्या घूमेगी, तो 1 आवर में, तो 2π/T। तो 1 घंटे में या 1 सेकंड में आप जानते हो जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड या वेलोसिटी, यही तो बोलते हैं भाई। देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1 सेकंड में मूव डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड या मूव डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आप देखिए अगर हम वेलोसिटी, इसको ध्यान समझिएगा इस पॉइंट को, तो अगर ओमेगा की बात करें या एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, तो भाई हमारी जो अर्थ है टी मतलब 24 आवर में कितना घूम रही है, 2π रेडियन। तो 1 आवर में कितना घूमेगी, 2π/T। तो 1 घंटे में मूव डिस्टेंस, भाई आप कहते हो ना ये 24 किलोमीटर पर आवर, तो ये डिस्टेंस है। 1 घंटे में कितना दूर गए, तो ये 1 घंटे में कितना एंगल घूमी, तो ये 2π/T है। अब यहाँ पर इज इक्वल टू मैंने अल्फा अपॉन टी क्यों लिख दिया, तो अल्फा अपॉन टी, ये अल्फा एंगल, देखो यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी है ये अल्फा एंगल है, कितने टाइम में घूमी है, टी। तो ऐसा तो है नहीं कि अर्थ की स्पीड कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो अगर वो 24 घंटे में 2π रेडियन घूम रही है तो टी टाइम में कितना घूमेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 घंटे में कितना घूमेगी, तो 3 घंटे में देखो ये कुछ ऐसा है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। आप इसको ऐसे लिखिए, देखिए 24, मान लीजिए हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे में कितना घूम रही है, वो 360 डिग्री घूम रही है। अगर हम डिग्री की बात करें तो अगर हम इसी को ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो 4 6 जा, तो देखो ये हो गया। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो हम कहें कि 24 आवर में वो 360 डिग्री घूम रही है, या हम कहें वो 6 आवर में कितने डिग्री घूम रही है, 90 डिग्री। बोलो यहां देखो तो ये वास्तव में 6 आवर क्या है हमारा, ये टाइम टी जो आपने लिया है, तो टी आवर में वो कितना एंगल घूम गई, अल्फा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हो रही है बात, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो टी आवर में अल्फा एंगल घूम रही है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, देखो इन दोनों को रिलेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 2π स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी हो गया, ये अल्फा निकाल लिया यहाँ से। तो अब देखो इस अल्फा की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखा, फर्स्ट में रखा, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई r इंटू 2πt अपॉन टी, ये r की वैल्यू यहाँ रख दिया। अब जो s है, याद करिए हमने s पढ़ा था पहले, जो उसमें पढ़ा था, ये देखिए s इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा इस ट्रायंगल में। मतलब ये कहाँ से आ गया, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल APB में, ट्रायंगल APB में ये है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ये ट्रायंगल CAB में ये आपने देखा था कॉन्सेप्ट। तो APB में क्या हो जाएगा, बेसिस वाला जो अभी पैरेलैक्स, तो s इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, तो यहाँ से b की वैल्यू उठा के रख देंगे, तो 2πtr अपॉन टी थीटा। देखिए यहाँ पर आप ऐसी कोई वैल्यू बताइए जो आपको ना पता हो। स्मॉल टी, मान लीजिए आप 2 घंटे लगाते हैं ऑब्जर्वेशन में, 2 घंटे। अर्थ की रेडियस आपको पता है,
ठीक है। अर्थ की रेडियस कैपिटल टी आपको पता है 24 आवर, और थीटा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने टाइम इंटरवल में आपने उसको मेजर किया, कितना गैप रखा, उसका एंगल, ठीक है। तो इसमें लगभग सब वैल्यू रखकर आप एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एस की वैल्यू निकालकर आप डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। लेकिन इस फार्मूले की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आपको बहुत दूर निकालना होगा, तो ये बहुत एकदम एग्जैक्ट फॉलो नहीं होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस फार्मूले को देखना है, ठीक है। कैसे, इस फार्मूले को आपको याद रखना है, आपके कोर्स में है, आपको इसको समझना है। थैंक यू।